पिछली कक्षा के अंत में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इब्राहिम लोदी को हराने और मारने के बाद बाबर जो है बैटल ऑफ पानीपत में ये सारी चीजें हुई थी। बाबर ने या फिर कहें तो बाबर के द्वारा भारत में मुगल शासन की नींव रख दी गई थी, मुगल शासन का नींव रख दिया गया था। और मुगल शासन के बारे में चूंकि हम लोगों को इस अध्याय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, तो मुगल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जिस अध्याय में आप लोग को पढ़ना होगा, इस अध्याय में हम लोगों को 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना था। यानी कि हम लोगों ने ममलूक डायनेस्टी, हम लोगों ने उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज की बात की, जिसमें हम लोगों ने खलजीज की बात की, जिसमें हम लोगों ने तुगलक की बात की, जिसमें हम लोगों ने सैयद और लोदी की बात की, और इसके साथ हम लोगों ने पांचों डायनेस्टी की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि सुल्तान के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रशासन था, वो कैसे कार्य करता था, इसकी बात हम लोग करेंगे। क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। तो बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं इस कक्षा में, और बात करता हूं सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि सुल्तान के प्रशासन की बात करते हैं। लिखा हुआ है द सुल्तान, सुल्तान के बारे में, सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले सुल्तान के बारे में बात करते हैं। द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो सुल्तान था वो प्रशासन का मुखिया था। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पर्सियन, और पर्सियन भाषा में, पारसी भाषा में सारे कार्य होते थे। ही वॉज एडवाइज्ड ऑन अफेयर ऑफ द स्टेट बाय ट्रस्टेड नोबल्स एंड इन जुडिशियल एंड रिलीजियस मैटर बाय द उलेमा। अब ये जो है, यानी कि जो सुल्तान था उसको जो ट्रस्टेड नोबल, जो कि मतलब जो जाने माने और जो भरोसे लायक जो व्यक्ति, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे वो, और जो वैसे व्यक्ति थे, उन सारे लोगों से ये निर्णय लिया करता था ताकि सरकार को, शासन को, प्रशासन को कैसे चलाया जाए। और जहां तक धार्मिक गतिविधियों को चलाने की बात होती थी तो उसमें ये उलेमाओं से अपना सलाह मशवरा, राय लिया करता था। जबकि ये इसमें क्या कहते हैं, जो अपने बाकी जो क्षेत्र में, बाकी जो कार्य क्षेत्र में ये नोबल्स और जुडिशियल्स का निर्णय लिया करता था, यानी कि जो भी सुल्तान हुआ करता था। डिराइव्ड पावर बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, द रूलर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड और ऑन अर्थ। और इसने ऐसी प्रणाली को, ऐसी सिस्टम को डेवलप किया था, यानी कि सल्तनत पीरियड में, सुल्तान पीरियड में, सुल्तान काल में ऐसा सिस्टम था जिसमें यह माना जाता था कि जो सुल्तान है वो धरती पर भेजा गया भगवान का अवतार है। इंट्रोड्यूस द रिचुअल ऑफ सजदा एंड सिजदा एंड पैबोस टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी। और इसने बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, जिसमें सजदा और पैबोस टाइप के नियम, रीति रिवाज लगा, जिससे इसकी सुपीरियरिटी, इसका जो औहदा है, इसका जो पद है, इसका जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था। यह जो चित्र आप लोग को दिख रहा है, यही व्यक्ति जो है वो इब्राहिम लोदी है, जिसको हराकर बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। आगे डिवीजन ऑफ एम्पायर की बात करेंगे, साम्राज्यों का कैसे यहाँ पर बंटवारा हुआ करता था, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सल्तनत was divided into इक्ताज और प्रोविंसेज अंडर द चार्ज ऑफ मुफ्तीज एंड वालीज। मुफ्तीज और वालीज के कंट्रोल के, नियंत्रण के अंदर जो सल्तनत था वो अलग अलग इक्ताज में और अलग अलग प्रोविंसों में बटा हुआ था। द इक्ताज वेर सब डिवाइडेड इनटू सिक्स एंड सिकदर। इक्ता को भी अलग अलग सिक्स और सिकदार्स में बांटे गए हुए थे। सिक्स वेयर सब डिवाइडेड इनटू परगनाज एंड आमिल्स। ये जो सिक्स है ये परगनाज और आमिल्स में डिवाइडेड थे। जबकि परगना कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ विलेज, एक परगना में बहुत सारे गांव आते थे। द विलेज हेडमैन और मुकद्दम हेडेड द विलेज, और विलेज को, विलेज के हेडमैन यानी कि मुखिया, जिसको मुकद्दम कहा जाता था, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। द पटवारी केप्ट द लैंड रिकॉर्ड एंड मुंशी सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो पटवारी है वो लैंड रिकॉर्ड को रखता था, यानी कि धरती से जुड़े हुए अलग अलग लेख को, अलग अलग तथ्य को लिखकर या अलग अलग तरीके से रखता था। जबकि मुंशी जो है वो दिशा निर्देश देता था
ताकि किस तरीके से पैसे को, रेवेन्यू को, आय को कलेक्ट किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, लिया जा सके। अब हम लोग फैक्ट फाइल के तौर पर देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर पृष्ठ संख्या 30 पर फैक्ट फाइल एक तथ्य के तौर पर आप लोग को दिया गया हुआ है। सिकंदर लोदी वाज अ वेरी अकम्पलिश्ड पोएट। सिकंदर लोदी जो था वो एक बहुत अच्छा जाना माना कवि था। He composed many poems in Persian under the pen name of गुल रुखी। गुल रुखी के नाम से इसने बहुत सारे कविताओं को लिखा है, बहुत सारी पोएम्स को इसने लिखा है जो पर्शियन भाषा में है, फारसी भाषा में है। बट एज ए रूलर, लेकिन शासक के तौर पर ही वॉज नैरो माइंडेड, बाइगॉट एंड टुक सेवरल रेप्रेसिव मेजर अगेंस्ट नॉन इस्लामिक कम्युनिटी। कवि बेहतर था, इसने गाना और ये सारी जो कविताएं हैं ये सारी चीजें अच्छी लिखी, फारसी भाषा में लिखी, लेकिन अगर शासक के तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा संकुचित दिमाग का व्यक्ति था और यह सिर्फ इस्लाम 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 की बात करता था, मुसलमान 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 की बात करता था और गैर मुसलमानों के साथ इसका जो व्यवहार था, बर्ताव जो था वो सही नहीं था। आगे अब हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ये अलग अलग जो प्रशासन के जो विभाग थे वो कैसे कैसे थे, कैसे कैसे होते थे, अब इसकी बात करेंगे। लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, द किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। जो राजा होता था वो अपने मंत्रियों के साथ शासन करता था, हु वेयर इंचार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग विभागों के इंचार्ज हुआ करते थे। पहला, द वजीर हेडेड द दीवाने वजीरत, वजीर को दीवाने वजीरत का मुखिया बनाया गया था। He looked after the income expenditure collection of revenue and overall financial matter। जितने भी आर्थिक और पैसे वाली चीजें थी उन सारे चीजों को वजीर देखा करता था। दूसरा, the अजीरे मुमल्लिक along with his deputies looked after the army and military affairs। जबकि सैन्य गतिविधियों को देखने के लिए जो व्यक्ति बनाए गए थे उनके पद का नाम था अजीरे मुमल्लिक, और वो व्यक्ति अपने और भी बाकी सहायकों के साथ इन सारे कार्यों को करता था। जबकि द चीफ सद्र और द चीफ काजी लुक्ड आफ्टर ऑल द चैरिटीज एंड हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। जबकि दान, डोनेशन, चैरिटी और न्याय, इन सारे चीजों के लिए सद्र और काजी जैसे लोगों की नियुक्ति की गई थी, जैसे लोग थे, ताकि इन सारे चीजों को देखा जा सके। अब हम लोग बात करेंगे, डिपार्टमेंट की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे एग्रेग्रियन कंडीशन की बात करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में ये जो सल्तनत पीरियड था, जो सुल्तान वाला जो काल था, ये कैसे चला। तो अब हम लोग बात करते हैं इस क्षेत्र में एग्रेग्रियन कंडीशंस वाले में। द इक्ता सिस्टम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्रेग्रियन मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द तुर्क्स इन इंडिया। जो इक्ता प्रणाली था इसको माना जाता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कहें तो ओवरऑल एक ऐसा प्रणाली था, सारे कुछ मिलाकर एक ऐसा प्रणाली था जो कि एक मजबूती दे गया या फिर एक अलग तरीके की पहचान दे गई। और ये सारी चीजें जो है ये तुर्कों का भारत में जो शासन का समय था उस समय की बात है, क्योंकि ये जितने भी पांचों जो डायनेस्टी है, चाहे वो पहला ममलुक स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे वो अंतिम लोदी डायनेस्टी हो, ये सारे जो है ये टर्किश डायनेस्टी, यानी कि ये सारे जो है वो तुर्क से जुड़ा हुआ डायनेस्टी था। इसके बाद जब आता है तब आता है बाबर वाला दूसरे क्षेत्र वाला, यानी कि अफगान और अफगानिस्तान से उधर वाला जो क्षेत्र है उधर से आता है फिर बाबर वाला जो है मुगल डायनेस्टी, या फिर कहें तो मुगल शासन, मुगल साम्राज्य। तो ये जो है इक्ता सिस्टम जो था वो इन तुर्कों का एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम प्रणाली था। इट ग्रेजुअली बिकम द हेरिडिटरी, और यह धीरे धीरे और समय के साथ जो है ये अनुवांशिक बनता चला गया। बिगर इक्ताज वेयर हेल्ड बाय दोज हु वेयर इन चार्ज ऑफ हायर डिपार्टमेंट। ज्यादा इक्ता जो बड़े विभाग के जो इंचार्ज थे, मुखिया थे उनको, और while the smaller holder were individual soldier with the no administration, while the small holders were individual soldiers, और जो कम थे, कम मिलते थे, वो इंडिविजुअल सोल्डर यानी कि हर सैन्य लोगों को, सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, और उन लोगों को जिनके पास कोई भी प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इन लोगों को कम इक्ता, और जो ज्यादा इक्ता जो हायर डिपार्टमेंट में लोग रहते थे। आगे
इन एडिशन द दिल्ली सुल्तान इम्पोज वेरियस टैक्सेज अपॉन द पीजेंट्स। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली सुल्तान ने, दिल्ली के अलग अलग सुल्तानों ने किसानों पर बहुत सारे कर को भी थोपा। दीज वेयर खाराज, लैंड टैक्स, इसमें लैंड टैक्स यानी कि धरती भूमि का जो कर है वो भूकर जो है वो खराज है, घड़ी जो घर टैक्स है यानी कि हाउस टैक्स है, और चराई जो कि टैक्स ऑन कैटल, मवेशियों पर टैक्स है। ये सारी चीजों को इन लोगों ने किसानों पर थोपा। द रेट ऑफ टैक्सेज वाज हाई, टैक्स का जो रेट था वो भी बहुत ऊंचा था। कर का रेट जो वैल्यू, कर का जो रेट था यानी कि कर की जो ब्याज और परसेंटेज और ये सारी चीजें जो थी, यानी कि कर जो ओवरऑल था वो बहुत ज्यादा था। पीजेंट समटाइम गेव एज मच एज हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन टैक्स, और किसान जो है जितना वो प्रोडक्शन करते थे, जितना उत्पादन करते थे, उसका लगभग आधा आधा से ज्यादा वो टैक्स में ही दे दिया करते थे। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खलजी रीजन, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में द रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ लैंड, जमीन के माप के आधार पर ही वो सारी रेवेन्यू की चीजें हुआ करती थी। वाइल ड्यूरिंग घियासुद्दीन तुगलक, जबकि घियासुद्दीन तुगलक के समय में इट वाज बेस्ड ऑन क्रॉप शेयरिंग, जितना फसल होगा उसके आधार पर ये सारी चीजें हुआ करती थी। करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफन हरास्ड पीजेंट, और जो भ्रष्टाचारी जो इन सारी चीजों से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अधिकारी थे, वो किसानों का शोषण किया करते थे रेवेन्यू कलेक्शन में। अब हम लोग बात करेंगे डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत का, यानी कि अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग एक कुछ मेजर कॉज की बात करेंगे, कुछ मुख्य कारण की बात करेंगे जो कि इस सल्तनत काल का, या फिर कहें तो इन पांचों सल्तनत का, या फिर कहें तो ये जो सल्तनत पीरियड था उसके डाउनफॉल का कारण बना। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में और बात शुरू करेंगे अगली कक्षा में डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत से, और इस कक्षा को देते हैं हम लोग विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में।